हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा, सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। अरे भाई, अब तो एक चीज सुनिए, अब तो एडमिट कार्ड भी आने वाले हैं आपके। तो इसका मतलब जंग की फुल ऑन तैयारी चल रही है हमारे साथ, ठीक है। अब तक हम सारे के सारे चैप्टर आपको बता चुके चक्रवृद्धि ब्याज तक। एक्चुअली मैंने यहाँ पर जो कंडीशन सेट करी है ना, बेसिकली अब जो चैप्टर करने वाले हैं उसमें आपको बताऊं तो अभी तक देखिए आपको ना इस फेस में करना है कि पहले आपने सरलीकरण निपटा लिया, ठीक है। आपको अगर तैयारी करनी है, तैयारी में आपको पहले आपको इसके प्रश्न करने, सरलीकरण के बाद लासा और मासा भी कर लिया। लासा मासा के बाद संख्या पद्धति। आपने पहला जो जोन बनाया ना इसको खत्म करने का, पहले ये बनाया। नेक्स्ट जोन जो हमने करा था उसमें बेसिकली नेक्स्ट जोन में हमारा क्या है कि भाई प्रतिशत था। प्रतिशत के बाद लाभ हानि। लाभ हानि के बाद आपका जो नेक्स्ट केस था वो ये बट्टा। बट्टा के बाद एसआई और सीआई, ये नेक्स्ट केस है आपका। मतलब आपको जो चैप्टर का रिवीजन करना है ना वो इस बेस पे करना है कि आपसे कोई भी गलती ना हो। अब अमूमन हमारे क्या रहेंगे, अब हमारे अनुपात वाले प्रतिशत पढ़ लिया, अब अनुपात समानुपात होगा हमारा, अनुपात समानुपात। अब अनुपात समानुपात के बाद देन हमारा होगा आयु के ऊपर प्रश्न। आयु के बाद हमारा होगा किसके बाद, औसत के प्रश्न होंगे, या हम इसके बाद साझेदारी भी कर सकते हैं, ठीक है। साझेदारी, फिर औसत, औसत के बाद हमारा जो होगा वो मिश्रण होगा। तो ये केस अब हमें निपटाना है, ठीक है। ये वाला केस पर हम वर्क करेंगे। देन इसके बाद जो है वो कार्य समय, फिर पाइप टंकी, ठीक है। कार्य समय, पाइप टंकी, पाइप टंकी बाद चाल समय दूरी, चाल समय दूरी और नाव धारा। तो फिर हमारी ये चीज कंप्लीट होगी। देन उसके बाद हमारा क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति के बाद डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन। इस पूरे की पूरी जो एसएससी जीडी की मैथमेटिक्स है या कोई भी मैथमेटिक्स है, आप इस जोन में उसे रिवाइज करें, आपकी मैथमेटिक्स खराब नहीं होगी। आपने इतना पढ़ लिया, इससे रिलेटेड आप बहुत सारे प्रश्न पत्र लगाएं, आपसे ये प्रश्न होने चाहिए। फिर आपने इस जोन में आपने लगाए तो आपसे इससे क्वेश्चन होने चाहिए। फिर अनुपात, ये सारे के सारे अनुपात के ऊपर आधारित होंगे। फिर कार्य समय, पाइप टंकी, चाल समय दूरी, नाव धारा, क्षेत्रमिति और डीआई। इसका मतलब क्या है, हमने ये वाला केस खत्म कर लिया, ये केस हमारा समाप्त हो चुका। अब जो हमारा चलेगा वो ये वाला क्षेत्र चलेगा, यानी कि अनुपात, आयु, साझेदारी, औसत और मिश्रण, ठीक है। अब हम इसके बारे में करेंगे, ठीक। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है अनुपात एवं समानुपात। इसका मतलब क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो के बारे में यानी अनुपात के बारे में हमें अच्छे से जानकारी है कि भाई अनुपात हमारा क्या होता है, भाई अंश बटे हर में होता है, यानी कि अगर मैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। बेसिक मैथमेटिक्स के तौर पर या अब तक जो चैप्टर है इसमें जब जब इसकी बात आई तो हमने ये बताया कि नीचे वाली जो संख्या होती है वो मूल संख्या हम मानते हैं, मूल संख्या हम मानते हैं। तो अनुपात तो हमने पढ़ लिया, तो फिर हमें क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, साथ में इसके एक चीज और लगी हुई, समानुपात। एक शब्द आपने सुना होगा, जैसे कई जगह पर आपने सुना होगा कि जो वोल्टता है, वोल्ट है, वह धारा के समानुपाती होती है, शब्द सुना होगा, समानुपाती, या धारा वोल्टेज के समानुपाती। यानी कि I इज डायरेक्ट, यानी कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहां पर क्या है कि अगर आप B बढ़ा रहे हो तो I भी बढ़ा रहे हो। इसका मतलब है, तो ये जो शब्द है ना, ये जो चिन्ह लगा हुआ है, इसको बेसिकली आप समानुपात बोलते हैं, समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक। लेकिन गणित की भाषा में आप इसे कैसे लिखोगे, अब ऐसा समझ लो कि भाई आपने इसको जैसे लिखना है तो इसको आपको ऐसे लिखना होगा n अनुपात d। ये शब्द आपने देख लिया, ये लिखा हुआ है n अनुपात d, n अनुपात d, ये शब्द लिखा हुआ है। तो समानुपात का मतलब क्या है, भाई ये बोल रहा है कि n अनुपात d, ये दो डॉट लगा दिए, x अनुपात y। इसका मतलब है जो अनुपात इनके मध्य है वही अनुपात इनके मध्य होगा, और दो अनुपात बराबर होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि ये अनुपात 2:3 है, हमने मान लिया कि n की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 3 है,
तो हम यहाँ पर बेसिकली ये कर सकते हैं कि यहाँ पर x की जगह पे 4 और y की जगह पर हम 6 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का अनुपात समान ही है। ऐसा मत सोचिएगा, बस ये क्या है, ये संख्या दुगनी जरूर हो गई है लेकिन दोनों के बीच में अनुपात समान है, इसीलिए इनके बीच में ये जो चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, इसी को बोलते हैं समानुपात। इसका मतलब क्या है, ये अनुपात जो होगा बिल्कुल बराबर है इस अनुपात के, इसीलिए आप बोलते हो समानुपात का नियम। ठीक है, अगर आपके सामने ऐसे दिया हुआ है 1/2 बराबर x अपॉन बाई x अपॉन 3, ये आपको गिवन है। तो इसको देखिए ध्यान से, क्या देखा हुआ है, इसको अगर हम इसको लिखें, इसको बेसिकली क्या लिखेंगे, 1/2 x/3। अब आपसे बोलेगा कि x का मान बताओ, x का मान बताओ, यह बोलेगा कि तीसरा अनुपात बताओ कि तीसरा अनुपात क्या होगा। तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखने की जरूरत करेंगे और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और तब x की वैल्यू बोलेंगे कि भाई 3/2 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर वो ये लिख दें, ठीक है, अगर वो ये लिख दें कि भाई x/4, ठीक है, x/4 बराबर 1/x, तो ये बोल रहा है कि x बराबर कितना होगा, x की वैल्यू कितनी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि आप यहां पर गलती मत कर देना, यहां पर आपसे बोल रहा है कि x की कितनी वैल्यू रखें कि जिससे दोनों का अनुपात समान हो जाए। इसका मतलब ये है कि आप x/4 लिखोगे और 1/x लिखोगे तो x की मल्टीप्लाई इससे और ये 4, तो इसका मतलब ये हो गया x²/4, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो इसका मतलब अगर मैं 2 लिख दूं तो दोनों का मतलब क्या है कि 2 का मतलब यहाँ पे 2/4 बराबर 1/2, इसका मतलब 2 से काटेंगे तो 1/2, यानी कि दोनों के दोनों अनुपात आपके समान हो गए। तो इस शब्द से समझ में आया कि अनुपात और समानुपात का मतलब क्या है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे और क्या देखेंगे। अब जैसे इसी में एक प्रश्न है हमारे सामने कि भाई एक शब्द हमारे पास दे दे कि 330 रुपए का जो धन है, 330 रुपए का धन दो लोगों में 9/2 के अनुपात में विभाजित होता है। तो दोनों यानी कि दोनों हिस्सों का, यानी कि तो बड़े हिस्से का मान बताइए, बड़े हिस्से का मान बताइए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 330 रुपए जो है, उस 330 रुपए को आपने 9/2 में विभाजित करा है। तो इसका मतलब मैंने आपको बोला कि टोटल कितना है, टोटल है आपके पास 11, यानी कि ये 11 में से 9 है और ये 11 में से 2 है। ठीक है, लेकिन ये विभाजित हो किसका रहा है, ये हो रहा है 330 रुपए का। यहां पर कोई नाम भी लिख कर दे सकता है कि ये ए और बी के लिए हो, यानी ए का हिस्सा पूछना चाहता है। तो आप 11×3 33 ये 30 हो गए, 11×3 33 ये 30 हो गए, तो 3×9 27, यानी कि ये 270 रुपए हुए। ठीक है, और ये 30×2 60, यानी कि ये 60 रुपए हो गए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से अगर हमसे ये प्रश्न बोल दे, ठीक है, अगर हमसे ये बोल दे क्वेश्चन कि 1000 रुपए की कोई राशि है, अगर हमारे से क्वेश्चन बोल दे कि 1000 रुपए की राशि को आपने 3 लोगों में विभाजित किया, भाई 3 लोगों में जो विभाजित किया वो 5, 3 और 2 के अनुपात में आपने कर दिया। भाई ए बी सी है, ए बी सी में ये अनुपात आपने डिवाइड कर दिया कि भाई ए बी सी में आपने 1000 रुपए की राशि 3 लोगों में इस अनुपात में विभाजित की। अच्छा, अनुपात में कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके के अनुपात होंगे। तो आपको यह देख लेना है कि टोटल वैल्यू कितनी हो गई। तो 5, 3, 8 और 2 10, यहां पर हमने 10 लिख लिया। अब राशि होनी किसकी है, तो ये हमारी 1000 रुपए की बात हो रही है, 1000 रुपए की बात हो रही है। 10 से काट लिया तो ये 100, तो ये हो गया 500, 100 ये हो गया 300। ठीक है, 10 से काटेंगे 100 और ये हो गया 200। तो अगर हमसे ये बोले कि ए का हिस्सा कितना है तो हम बोल देंगे 500, बी का हिस्सा कितना है 300। ये हमसे ए भी पूछ सकते हैं कि ए और सी, यानी कि ये हमसे पूछ सकते हैं ए और सी के हिस्से
का अंतर बताओ। तो आपको जब वैल्यू सारी आ गई तब तो आपको किसी भी रूप में प्रश्न पूछे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो 500 में से 200 निकाल दो तो कितना आंसर आएगा, 300। मेरी बात समझ पाए? तो इस प्रकार के प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में देखे गए हैं, ठीक है, कि आपको यह बोला जाता है कि किसी भी राशि को आपको डिवाइड करना हो किसी भी अनुपात पर, तो आप उस अनुपात को इस आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके आधार पर कुछ और भी हम कंडीशन देखते हैं। अब हमारे पास एक कंडीशन आ जाए, ध्यान दीजिए। अगर हमसे अनुपात पूछे, अगर हमसे बोले कि अगर ए अनुपात बी जो है वो 1:2 है, बी अनुपात सी बराबर 3:4 है, तो हमसे बोलना चाहता है कि भाई ए अनुपात बी अनुपात सी आप बताओ कितना होगा। बहुत ध्यान समझना, अब बहुत सिंपल है, आप कुछ ना करें, आप इसको बिल्कुल ऐसे ही लिख दें, ए बी सी आपने लिख लिया। अब यहां पर 1 लिखिए, यहां पर 2 लिखिए, यहां पर कितना है 3 और यहां पर 4। अब एक तरीका ये है, इसके 2 तरीके हमारे साथ हैं। पहले आप एक काम करें, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 एकम 3, 2 तियां 6 और 2 चौक 8। तो इसका मतलब तीनों का जो अनुपात है वो 3 6 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 6 14 और 3, ठीक है, 17। अगर हमसे बोल दे कि कुल राशि जो है वो ₹3400 है, तो ए का हिस्सा बताएं। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, ए का हिस्सा बताएं। तो 8 6 14 और 14 3, इसका मतलब ये 14 इकाई हो जाएगा। तो 14 इकाई बराबर, हाँ आपने 3400 रुपए रख लिए, तो 1 इकाई बराबर, 1 मिनट गलती हो गई हमसे, 14 दूनी 28, यहाँ पे 2800 रुपए कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं, 2800 रुपए, ठीक है। तो 14, 1 मिनट गलती हो गई हमसे, 8 से 14 और 14 3 17, तो हमने बिल्कुल सही लिखा था 34, हमने बिल्कुल सही लिखा था 34, ठीक है। तो ये 17, तो 17 दूनी 34, यानी कि 1 इकाई बराबर 200 हो जाते हैं। तो उस केस में ए की वैल्यू कितनी है 3 और ये 200, तो इसका मतलब 600 रुपए हो जाते हैं। मेरी बात समझे? इसी को एक तरीका और है सॉल्व करने का, उसका हमें यूज काफी जगह पे करना है कि भाई ए बी और सी हमें दे दिया, तो ए की वैल्यू आपने 1 और 2 लिख ली और यहां पर आपने 3 और 4 लिख लिया। अब आपको ये देखना है क्या इससे पहले कोई राशि है ना, तो यहां पर 2 लिख लो, इससे पहले कुछ है तो आप 3 लिख लो, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 3 6 और 4 दूनी 8, यही तो रेशियो था हमारा, 3 6 8, कोई दिक्कत नहीं। इसी आधार पर अगर हमसे कोई और दूसरा क्वेश्चन पूछे, इसका मतलब हमें सबसे पहले ये रेशियो निकालने जरूरी है, और सर अगर ये तीनों कट रहे हैं तो काट दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 2 कट रहे हैं इसका मतलब गलत हो जाएगा, आपको तीनों का तीनों कैंसिल आउट होने चाहिए, तभी आपको निकलेगा। अगर आपसे ये बोल दे कि ए अनुपात आपका बी 1:2 है, बी अनुपात सी आपका 3:4 है, और सी अनुपात डी आपका 5:6 है, मान लेते हैं, ठीक है, 5:6 है। तब आपको तीनों के अनुपात पूछना चाहता है, भाई तीनों अनुपात आप निकालो, ए बी सी और डी। अब आपके पास कंडीशन है कि आप निकालेंगे कैसे। आपको कुछ नहीं करना है, ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है, डी लिखना है, जो तरीका मैंने बताया उस तरीकों को ध्यान रखना है। आप चाहे इसको यूज कर लें चाहे आप इसको यूज कर लें, लेकिन किसी किसी लिमिट कंडीशन की लिमिट होगी। देखिए अब इसकी लिमिटेशन आ जाएगी कि कहां तक हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आपने 1 और 2 लिख दिया, इसको 3 और 4 लिख दिया, और इसको 5 और 6 लिख दिया, ठीक है। अब हमें ये वाले केस में अब हमने गुणा कर लिया तो गलत हो जाएगा हमारा, क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी भी कंडीशन नहीं है कि हम करेंगे क्या। तो सबसे बढ़िया तरीका इसका यूज करें, जो आपको ज्यादा बेनिफिशियल आप उसको, इसीलिए सर 2 मेथड में जरूरी है। अगर आपके पास ये 3 के लिए आ जाए तो आप इसको यूज कर लें, 4 के लिए आ जाए जो मैं बता रहा हूं वो, तो यहां पर देखिए ये पूरा स्थान खाली है इसका, तो आप यहाँ पे 2 2 भर दें, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे 4 भर दें, ठीक है। यहाँ ध्यान रखें, इससे पहले कुछ और नहीं है, तो यहाँ पे खाली है तो 4 आगे बढ़, जैसे यहाँ 5 है, ये पूरी लाइन खाली है तो आपने यहाँ पर 5 भर दिए, यहाँ पूरी लाइन खाली है तो आपने 3 भर दिए, तो 5 3 15, चाहे तो डायरेक्ट गुणा करते हैं, ठीक है। तो 5 3 15, 2 3 6 और 6 पंजे 30, ठीक है। ध्यान से देखो, 2 3, ठीक है, 2 3 6 और 6 पंजे 30, ये आ जाता। फिर नेक्स्ट कंडीशन करते, 2 चौक 8 8 पंजे 40, और यहाँ पे करते 2 चौक 8 8 छक 48, ठीक है। अब आपको देख लेना कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं तो यही इनका प्रॉपर रेशियो हो जाएगा, ठीक है। बात समझे? इसी आधार पर चाहे आपसे 5 का पूछे 6 का पूछे, आप बड़े आराम से इसे निकाल सकते हैं और आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा,
ठीक है, आपको एग्जाम में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आपको बस इन दोनों को जोड़ देना है, जो भी राशि दी हो उस राशि के बगल में रख देना है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है और उस 1 यूनिट की वैल्यू को आप जो पूछे आप उस आधार पर रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चे अगर ऐसे बोल दे आपको, ठीक है, कि आय, या आपको ऐसे बोल दे बचत, और आय का कोई अनुपात आपको दे दे, जैसे 1:7 दे दे, तो इसका मतलब क्या है, या आय बचत दे दे, नो प्रॉब्लम, और आपको जो खर्च है, खर्च के ऐसे दे दे कि 600 रुपए आपके खर्च हुए हैं, ठीक है, खर्च के 600 रुपए हैं, तब आपसे वो आय पूछ ले कि आय कितनी होगी। भाई बचत और आय का अनुपात आपको गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि बचत और आय का अनुपात आपको इस प्रकार का लिखा हुआ है, जिसमें आय आपकी 7 इकाई है और बचत आपकी 1 इकाई है। तो इसका मतलब खर्च कितना होगा, भाई खर्च होगा आय माइनस बचत। तो इसका मतलब क्या है कि 7 में से 1 जाएगा, तो इसका मतलब कितना होगा, 6। इसका मतलब आप 7 में से 6 इकाई अगर खर्च कर रहे हो तभी तो आपको 1 बचत होगी, और इस 6 यूनिट बराबर आपको रुपए दिए हुए हैं 600, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा कितना, 100। अब आपसे आय पूछ रहा है, तो आय की वैल्यू आपके पास कितनी है, 7, और 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 700 रुपए। मेरी बात समझ पाए, तो बचत और आय आपको गिवन है, और जिससे आपने यहाँ पर, ठीक है, क्या निकाल लिया, इनका अनुपात निकाल लिया। अगर ये ना देकर आपको ये बोल दे कि भाई आय और खर्च का जो अनुपात है वो आपको 8:2 दे दे, या 8:3 दे देता है आपको, इसका मतलब क्या है कि आपकी आय कितनी है, 8 यूनिट, इस वाले को इससे लिखेंगे, और खर्च आपका कितना है, 3 यूनिट। अब आपको वो ये बोल दे कि 8 में से 3 आप खर्च कर रहे हो, और आपको बचत की कंडीशन आपको दे दे कि भाई बचत आपकी जो है वो, ठीक है, आपकी बचत जो है वो 200 रुपए है, तो सर आप खर्च कितना कर रहे हो, ये पूछना चाहता है आप। तो इसका मतलब है 8 में से 3 अगर आपने खर्च कर दिया तो 5 यूनिट आप बचा रहे हो। बचत कितनी हो रही है, 5 यूनिट की। अब 5 यूनिट की बचत होगी 200 रुपए के बराबर, तो 1 यूनिट बराबर होगी 40 रुपए। तो इसका मतलब खर्च अगर आपको निकालना है तो 3 गुणा 40, तो 120 रुपए आप खर्च कर रहे हो। मेरी बात समझ पाए, अगर आपका प्रश्न खर्च और आय पर आधारित आता है तो आप इस पर इस तरीके से निकाल सकते हैं। मेरी बात ध्यान समझिए कि आप किस प्रकार से चीजों को देखना चाहते हैं, किस प्रकार से चीजों को समझना चाहते हैं, वो आपकी लैंग्वेज डिपेंड करती है। इसीलिए सर हम कोई भी कॉन्सेप्ट समझते हैं उसके आधार पर हम गत वर्षों के जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को जरूर देखते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि जो हमने समझा है, जो हमने पढ़ा है, क्या उस आधार पर प्रश्न आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो हम और देखते हैं कि उसमें और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मोर कैलकुलेटिव है, किस तरीके का नजरिया, किस तरीके का तरीका रहा है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि इस समय बेटा बहुत कंपटीशन है, ठीक है, और आपको गलती करने का एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। गलत तरीका देखते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं अभी बता रहा हूं इसमें आपको एक तरीके से लगेगा ये मिश्रण का है, लेकिन ये मिश्रण का नहीं है। पहली बात समझें, क्या मान लेते हैं कि आपके पास 2 कंटेनर हैं, आपके पास 2 कंटेनर हैं, ये कंटेनर 1 और ये कंटेनर 2। अब पहले कंटेनर में यानी कि पहले जो फ्लास्क है उसमें हम मान लेते हैं कि दूध और पानी या कुछ और भी मान लो आप, ठीक है, अल्कोहल और वाटर, इनका रेशियो आपको गिवन है। आपको रेशियो आपको उसने दे दिया कि 3:4 पर मिला दिया आपने पहले कंटेनर में, और दूसरे कंटेनर में जो अल्कोहल और वाटर इनका जो आपको है दिया हुआ रेशियो, वो आपको रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, 2:3 मान लीजिए, 2:3। अब ये बोल रहा है कि आपको एक इनसे ना इन दोनों को मिलाकर एक दूसरे कंटेनर में डालना है, तो जाहिर सी बात है उस कंटेनर में भी अल्कोहल और वाटर का अनुपात ही रहेगा,
तो वो आपसे बोल रहा है, चाहता है कि भाई, आपसे चाहता है कि इस कंटेनर में भाई पहले आपसे 1:1 पर चाहता है कि भाई दोनों को ना 1:1 पर आपको चाहिए। मतलब 1 रेशियो का मतलब जितनी अल्कोहल है उतना ही वाटर होना चाहिए। तो सर करेंगे कैसे? सेम क्वेश्चन आपको सर औसत में भी देखने को मिलेगा, सेम क्वेश्चन आपको मिश्रण में भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अनुपात और समानुपात की केस। तो आपको करना क्या, आपको कुछ नहीं, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके साथ में सर्वोत्तम है। ठीक है, अब यहां पर कंटेनर 1 और ये कंटेनर 2, तो कंटेनर 1 में ये 3:4 है और इसमें 2:3 है। बहुत क्वेश्चन आया सर ऐसा, ठीक है, आप बिल्कुल भी डर नहीं ना। तो इन दोनों को पहले जोड़ लें, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद कितना होगा, 7, इन दोनों को जोड़ने के बाद 5। अब आपको रेशियो चाहिए कितना, आपको रेशियो चाहिए 1:1 पर, तो भैया इनको 1:1 पर बनाने के लिए 5 कर दिया और ये 7 कर दिया, तो ये 1:1 हो गया, यानी कि आपने एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो 5 से जब गुणा करिए तो 5 से गुणा इसकी भी करोगे, 5 से गुणा इसकी भी करोगे, तो ये 15 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अगर आपने 7 रखा यहाँ पे 7, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 तियां 21 हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, 15 और 14 को जोड़ दीजिए, 15 और 14 हो जाएंगे कितने, 29, और 21 और 20 हो जाएंगे 41। ये आपका रेशियो आ जाएगा कि अगर आपको 1:1 पर चाहिए दोनों का मिश्रण को, तो आपको इन्हें 29:41 पर मिलाना होगा। अगर किसी वजह से वो अगर आपसे ये पूछते हैं कि भाई कंटेनर 1 में अल्कोहल वाटर, ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहां पर 2:3 है, और कंटेनर 2 में यहां पर 5:7 है या 5:6 है, हमने मान लिया। ठीक है, अब आपसे वो चाहता है कि आप कुछ एक ऐसे तरीके से मिलाओ कि आपको जो फाइनल जो आपको कंटेनर में चाहिए, फाइनल कंटेनर में जो चाहिए वो आपको मान लेते हैं 1:2 में चाहिए, यानी 1:2 पर आपको अल्कोहल और वाटर चाहिए, ऐसे समझ लेते हैं। तो 1:2 पर आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो आपको 1:1 पर ही लाना पड़ेगा। जब 1:1 पर आ जाएगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 1:2 जो पूछे आपसे उस तरीके से आप सेट कर दें और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 2 और 3 क्या करें, 5, 5 और 6 11। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि भाई आप इन्हें 1:1 पर तो लेके आओ, तो आपने 11 की और 5 की गुणा कर ली, तो इसका मतलब ये 1:1 पर आ गया, तो 11 की गुणा करी 11, यहाँ पर भी 11, यहाँ पर 5 की गुणा करी, यहाँ पर भी 5 की गुणा करी। अब आपको चाहिए कितना, ये 1:1 आ गया, अब आपको 1:2 पे चाहिए, तो 1 की गुणा करोगे 1 ही रहेगी, अब यहाँ पर 2 की गुणा कर दी, बस 22, 33, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50 और 5 छक्का 30, 30 दूनी 60। अब आप इनको जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा, 72 और 60 और 3 93। ये आपका फाइनल रेशियो आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत आते हैं और आपको बहुत प्रिसाइजली, बहुत इफेक्टिवली चीजों को पढ़ना है, समझना है। ठीक है, इसीलिए हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कोई भी तरीका पढ़ते हैं, उस तरीके के बेस पर हम प्रश्न जरूर करते हैं कि भाई गत वर्ष में हमने तो पढ़ लिया, क्या उसके आधार पर जो पढ़ा है, क्या उसके आधार पर कोई प्रश्न आया है? अगर आया है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है, अगर हमने इतना पढ़ा और उससे कोई भी प्रश्न नहीं मिला, तो फिर हमें ये देखना है कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे, क्योंकि सर भर्ती में सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलता। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, आपको लड़ना तो पड़ेगा, आपको भर्ती चाहिए, और ये जंग ही है आपके लिए, क्योंकि इस जंग में आपको चाहिए विजय, आपको चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए बहुत प्रॉपर कंसंट्रेशन, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछें। इवन आपको कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उस तैयारी में ना अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर दें, हम उस पर वीडियो बना के डालेंगे। ठीक है, आपने मुख्यतः उस क्वेश्चन का ना सॉल्यूशन तो देखा होगा, भाई सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता वो क्वेश्चन होगा कैसा। सर्वोत्तम आपके लिए ये करके दिखाएगा। आप हमें क्वेश्चन भेजें, हम बाकायदा वीडियो आपके साथ में लॉन्च करके दिखाएंगे कि वो क्वेश्चन होगा कैसा, कैसे करेंगे, कितने तरीके से कर सकते हैं ये। ठीक है, धन्यवाद।